अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक कैसर और मेरी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी रेंटल इनकम है यानी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न 2023 को कैसे फ़ाइल करेंगे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का मतलब कोई आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पर है और आपने उसको रेंट आउट किया हुआ है और आप उससे मंथली रेंट वसूल कर रहे हैं तो आपकी रेंटल इनकम कहलाएगी वो इनकम। ठीक है। तो इस सूरत में आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को कैसे फ़ाइल करेंगे और टैक्स ईयर 2023 की हम बात कर रहे हैं। टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न आप कैसे फ़ाइल करेंगे आपने देखना है। सबसे पहले आप आईआरएस पर आ जाएंगे। आईआरएस पर आने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और मैं यहाँ पर आपको बता भी देता हूँ iris.fbr.gov.pk ये आईआरएस का एड्रेस है। ये आप गूगल पर टाइप करके भी आईआरएस पर आ सकते हैं। जब आप आईआरएस पर आ जाएंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने होगा। आपने आईआरएस पर आकर लॉगिन कर लेना है अपना सीएनआईसी नंबर और पासवर्ड एंटर करके। ठीक है। लॉगिन करने के बाद आप क्या करेंगे, डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ ऑल ऑप्शंस में जो आपके पास सेकंड ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और इसके जो सब ऑप्शंस में आपके पास ये जो नॉर्मल रिटर्न वाला ऑप्शन है सबसे टॉप रो में सेकंड ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप अपना ईयर जो है टैक्स पीरियड 2023 जो है वो लिखेंगे और ये जो सर्च में आपके पास आ जाएगा इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और इसको कंटिन्यू कर देंगे तो आपकी रिटर्न जो है 2023 की ओपन हो जाएगी। तो क्योंकि आपने रेंटल इनकम शो करनी है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर जो आपके पास एम्प्लॉयमेंट के नीचे आपका प्रॉपर्टी का ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है और रिसीट्स एंड डिडक्शन पर क्लिक कर देना है तो आपकी रेंटल इनकम वाला फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी रेंटल इनकम जो है वो लिखनी है, रेंटल इनकम पूरे साल की। लेट सपोज़ कि आपकी मंथली रेंट जो है वो 1 लाख रुपया है तो साल का रेंट जो है वो 12 लाख हो गया, 12 से मल्टीप्लाई करके तो आपने अपने रेंट के हिसाब से उसको जो है वो कैलकुलेट कर लेना है कि सालाना कितना आपका रेंट बनेगा। अच्छा, ये आपने रेंट जो है वो इंटर कर दिया तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली आपको 1/5 डिडक्शन जो है वो अलाउ कर दी फॉर बिल्डिंग मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली उसने जो है वो सिस्टम ने आपको 1/5 डिडक्शन अलाउ कर दी, मतलब कि ये आपकी टैक्सेबल इनकम में से माइनस हो जाएगा और बकाया जो 9,60,000 रुपये बचेंगे उसके ऊपर आपका टैक्स जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा कई और एडिशंस हैं जो रेंटल इनकम में शामिल होती हैं, वो मैं आपको बारी बारी बता देता हूँ और कुछ डिडक्शंस भी होंगी जो आप क्लेम कर सकते हैं अगर वो एक्सपेंडिचर आपने किया है तो सबसे पहले हम रिसीट्स को देख लेते हैं। कौन सी रिसीट्स हमें रेंटल इनकम में ऐड करनी होती हैं। एक तो आपका सीधा सीधा रेंट हो गया जो हमने 12 लाख ऐड किया। इसके अलावा 1/10 ऑफ अमाउंट नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट। अगर आपने टीनेंट से कोई ऐसी अमाउंट वसूल की है जो उसके रेंट के साथ एडजस्टेबल आप उसको नहीं करवा रहे। ठीक है। यानी कि आपने अमाउंट रिसीव कर ली और आपने कहा कि ये आपके रेंट के साथ एडजस्ट नहीं होगी बल्कि आपको हर महीने अपना रेंट जो है वो वैसे ही देना पड़ेगा। ठीक है। ये अमाउंट किसी के साथ एडजस्ट नहीं होगी तो उसका 1/10 जो है वो आप हर साल जो है वो उसको यहाँ पर टैक्सेबल इनकम में शामिल करेंगे। लेट सपोज़ आपने 1 लाख रुपया जब टीनेंट को घर किराए पे दिया तो वो आपने ले लिया 1 लाख रुपया जो कि एडजस्टेबल रेंट के साथ एडजस्टेबल नहीं था। ठीक है। तो अब इस 1 लाख रुपये को हर साल आप 1/10 इसका पोर्शन जो है वो अपनी इनकम में शामिल करेंगे, यानी कि 10,000 रुपये हर साल आप इसको यहाँ पर इनकम में शो करेंगे और इसी तरह हर साल 10 सालों तक, जब तक वो 1 लाख रुपया पूरा नहीं हो जाता तब तक आप यहाँ पर शो करते रहेंगे। ठीक है। इसके बाद है फॉरफिटेड डिपॉजिट अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी। लेट सपोज़ कि आपने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉपर्टी जो है वो सेल कर दी, सेल का एग्रीमेंट किसी के साथ कर लिया कि मैं आपको सेल करूँगा, उस पार्टी ने आपको बयाना दे दिया। ठीक है। लेकिन
कुछ जब बयाने की मुद्दत पूरी हो गई तो वो बंदा प्रॉपर्टी लेने से इनकारी हो गया, मुकर गया कि मैं प्रॉपर्टी नहीं लेता, उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। तो आपको उसने जो बयाना दिया हुआ था आपने वो बयाना ज़ब्त कर लिया, ये ठीक है, उसको वापस नहीं किया क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो आपने बयाना ज़ब्त कर लिया। तो जो बयाना आपने ज़ब्त किया वो आप अपनी इनकम में शामिल करेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी टीनेंट का भी जो बयाना है वो ज़ब्त करते हैं तो वो भी आप अपनी इनकम में शामिल करेंगे। तो अगर आपका है तो आपने उसको ऐड कर देना है, अगर नहीं है तो आप बेशक ऐड उसको ना करें। इसके बाद है रिकवरी ऑफ अनपेड इररिकवरेबल रेंट अलाउड एज डिडक्शन। लेट सपोज के आपका रेंट जो है वो ड्यू हो गया था, लेकिन आपको ऐसा लगा कि ये रेंट मुझे रिसीव नहीं होगा, ठीक है, कि ये मेरे लिए इररिकवरेबल होगा, मैं इसको रिकवर नहीं कर पाऊँगा, तो आपने उसकी डिडक्शन जो है वो ले ली। मतलब यहाँ पर आप देखें डिडक्शंस में जाकर आपने उसको इररिकवरेबल रेंट की डिडक्शन ले ली, मतलब अपनी टैक्सेबल अमाउंट को मज़ीद कम कर दिया ना, अगर आपने डिडक्शन ले ली तो। लेकिन कमिंग ईयर में वो जो रेंट था आपका वो रिकवर हो गया। तो अगर वो आपने एक दफ़ा उसको डिडक्शन ले ली और अगले साल वो रिकवर हो गया, तो फिर जिस साल में वो रिकवर हुआ उस साल में वो आपकी इनकम शुमार होगी, ठीक है। तो आपने फिर उस जो रिकवर्ड रेंट है उसको यहाँ पर लिख लेना है, जो भी आपका होगा, अगर आपने उसकी डिडक्शन पिछले साल में ली है तो। नेक्स्ट है अनपेड लाइबिलिटीज़ एक्सीडिंग 3 ईयर्स। इसी तरह अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाइबिलिटीज़ थी, ठीक है, लेकिन आपने 3 साल तक उनको पे नहीं किया, ठीक है, लेकिन आपने उसको डिडक्शन भी ली हुई थी, तो 3 साल के बाद आपकी वो इनकम शुमार होगी, ठीक हो गया। तो अगर कोई लाइबिलिटी थी लेकिन आपने उसको पे नहीं किया, 3 साल तक वो आपकी लाइबिलिटी कंटिन्यू है, तो चौथे साल आप उसको यहाँ पर अपनी इनकम में शामिल कर देंगे क्योंकि वो लाइबिलिटी आपने पे नहीं की। तो ये थी सारी रिसीट्स जो आपने अपनी रेंटल इनकम में ऐड करनी है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। अगर हैं तो ऐड कर दें, अगर नहीं हैं तो बेशक ना करें, आप सिंपल अपना रेंट जो है वो इंटर करके अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ठीक है। मैं डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं इस पर सवाल करते हैं कि आप पूरी डिटेल के साथ ये वीडियो बनाएं, रिसीट्स और डिडक्शंस का बताएं। तो अब हम आते हैं डिडक्शंस की तरफ। डिडक्शन में 1/5 जो है वो सिस्टम ने आपको ऑटोमेटिकली दे दिया, ठीक है, बिल्डिंग रिपेयर की सूरत में। नेक्स्ट है आपके पास इंश्योरेंस प्रीमियम। लेट सपोज़ कि आपने बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवाई है और आप सालाना या मंथली या बाई एनुअली कोई भी प्रीमियम आप पे करते हैं, तो साल के दौरान जितनी आपने प्रीमियम्स पे की होंगी वो आपने ऐड करके यहाँ पर क्लेम कर लेनी है। लेट सपोज़ मैं कहता हूँ 10,000 पे आपने ड्यूरिंग द ईयर उसकी प्रीमियम पे की है, तो मैंने यहाँ पर उसको क्लेम कर लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं लोकल रेट, टैक्स, चार्ज, सेस। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप कोई भी टैक्स दे रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स जो आप अपनी डेवलपमेंट अथॉरिटी को देते हैं, उस तरह के कोई भी चार्जेस हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप अगर किसी भी अथॉरिटी को दे रहे हैं तो आप उसको यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने इनकम टैक्स जो रेंटल इनकम से जिसका ताल्लुक है वो आपने यहाँ पर क्लेम नहीं करना, यानी कि आपने रेंट आउट प्रॉपर्टी की हुई है और टेनेंट आपको टैक्स डिडक्ट करके आपको रेंट जो है वो पे कर रहा है, तो वो टैक्स आपने यहाँ पर क्लेम नहीं करना, ठीक है। वो टैक्स आप कहाँ पर क्लेम करेंगे मैं आगे इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है, कि वो टैक्स कहाँ पर क्लेम होगा। मैं एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ कि वो इनकम टैक्स जो टेनेंट आपको रेंट पे करते वक्त रेंट की अमाउंट से डिडक्ट कर लेता है, तो वो टैक्स आपने यहाँ पर क्लेम नहीं करना। उसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी को या किसी भी इदारे को कोई टैक्स या चार्जेस पे कर रहे हैं तो आप उसको यहाँ पे उसकी डिडक्शन जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं ग्राउंड रेंट। ग्राउंड रेंट का मतलब ये है कि लेट सपोज़ कि आपकी एक बिल्डिंग है, लेकिन वो जहाँ पर वो बिल्डिंग है वो ज़मीन आपकी नहीं है,
तो उस ज़मीन का आप रेंट देते हैं, ठीक है। तो उस ज़मीन का जो भी ड्यूरिंग द ईयर आपने रेंट दिया होगा तो वो आपका यहाँ पे डिडक्शन आप उसकी ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। अगर आपने प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है और आपने उसका कैपिटल बोरो किया हुआ है, ठीक है, किसी के साथ शराकत दारी की हुई है, किसी फैमिली मेम्बर्स के साथ या किसी भी पार्टी के साथ आपने शराकत दारी की हुई है, वो उस रेंटल इनकम जो भी आती है आप उस बंदे को भी उसमें से उसका प्रॉफिट देते हो, शेयर देते हो, तो फिर वो जो प्रॉफिट होगा वो आप यहाँ पर जो है वो लेस कर सकते हैं, उसकी डिडक्शन आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है शेयर इन रेंटल इनकम पेड टू HBFC बैंक्स, यानी कि किसी भी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आपने के साथ आपने शराकत दारी की हुई है, ज़ाहिर सी बात है अगर वो आपके साथ शराकत दारी करते हैं तो वो आपसे उसका शेयर भी मांगेंगे। तो जो भी रेंटल इनकम का शेयर आप उनको पे कर रहे होंगे आप उसकी डिडक्शन यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद है रेंट कलेक्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि रेंट को कलेक्ट करने के लिए, रेंट वसूल करने के लिए आप जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो एक्सपेंडिचर आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। यानी कि कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, आपका ट्रैवलिंग का एक्सपेंस हो सकता है या कोई भी आप जो भी आप अपने उसमें देख सकते हैं कि रेंट वसूल करते वक्त आपके क्या क्या एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं आप उनको यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लीगल सर्विस चार्जेस। कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई लीगल चार्जेस आप पे कर रहे हैं, कोई केसेस वगैरह प्रॉपर्टीज़ के ऊपर चल रहे हैं या रेंट आपके टेनेंट के साथ आपका कोई केस चल रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी लीगल सर्विस चार्जेस आप पे कर रहे हैं तो उसका आप यहाँ पर जो भी चार्जेस पे कर रहे हैं उसकी डिडक्शन आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। ये आ गई। इसके बाद अमाउंट क्लेम्ड एज इररिकवरेबल रेंट, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि इस साल के दौरान आपको अगर ऐसा लग रहा है कि रेंट जो है वो ड्यू तो हो गया लेकिन मुझे लगता है कि ये इररिकवरेबल है, मैं रिकवर नहीं कर पाऊँगा, तो आप उसकी डिडक्शन यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखते हुए कि अगर अगले साल वो आपका रिकवर हो जाता है तो अगले साल आप उसको रिसीट्स में भी शो करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद है पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ ट्रीटेड एज इनकम, के ऐसी लाइबिलिटीज़ जो आपने पे करनी है और आपने उसकी डिडक्शन जो है वो ले ली, आपको लगा कि ये अभी लाइबिलिटी जो है वो ड्यू हो चुकी है लेकिन आपने अभी तक पे नहीं की, ठीक है, तो आपको लगता है कि आप फ्यूचर में पे करेंगे, ठीक है, तो आप उसकी डिडक्शन यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन अगर उस लाइबिलिटी को 3 साल से ज़्यादा गुजर जाते हैं और आप फिर भी पे नहीं करते तो चौथे साल वो आपकी रेंटल इनकम में ऐड हो जाएगी, ठीक है, ऊपर रिसीट्स में आ जाएगी। नेक्स्ट है अदर डिडक्शन अगेंस्ट रेंट। रेंट के मुतालिक जितनी भी कोई आपका एक्सपेंडिचर, किसी किस्म का भी कोई एक्सपेंडिचर है तो आप उसको यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं अपनी डिडक्शंस में। जब उसको डालेंगे ऑटोमेटिकली आपका रेंट जो है वो कम हो जाएगा। तो ये थी रिसीट्स और ये डिडक्शंस हमने डिस्कस की। आपकी जो भी डिडक्शंस हैं या रिसीट्स हैं आप उसको ऐड करेंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी वो फिर आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यहाँ पर आ रही होगी, इसको आप जो है वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में ले जाएंगे। उससे पहले कि हम उस तरफ जाएं वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ, अब हम आते हैं जो टीनेंट ने आपका एट सोर्स टैक्स डिडक्ट कर लिया। अगर टीनेंट ने टैक्स डिडक्ट नहीं किया तो आपने टैक्स चार्जेबल में जाना है और यहाँ पर कंप्यूटेशन में जाके पहले तो अपना टैक्स देखना है। ये 9,58,000 के ऊपर आपका टैक्स जो है वो कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, ये टैक्स कैलकुलेट हो गया। इसके ऊपर 29,750 रुपये टैक्स बन गया जो कि आपने अब पे करना है, एडमिटेड इनकम टैक्स आपका बन गया। अब लेट सपोज़ कि आपके टीनेंट ने आपका टैक्स डिडक्ट किया हुआ है, ठीक है, नॉर्मली जो है वो नहीं होता। जब आपने घर रेंट आउट किया होता है तो उस पर टीनेंट आपका टैक्स डिडक्ट नहीं कर रहा होता क्योंकि उसको भी इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता कि टैक्स डिडक्शन होती है या कोई ऐसी वैसी।
तो वहाँ पर आपका क्योंकि टैक्स डिडक्शन नहीं हो रही होती तो आप उसको क्लेम नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपकी टैक्स डिडक्शन हो रही है तो आप उसको यहाँ पर क्लेम कर लेंगे। आप एडजस्टेबल टैक्सेस में आएंगे, एडजस्टेबल टैक्स में आके कंट्रोल F करें और 155 जो है इसको सर्च कर लें तो रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 155 आ जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना हाउस जो आपने रेंट आउट किया हुआ है उसको लिख लेना है, ठीक है, और उसको यहाँ पर आपने जो है वो एड्रेस और सिटी वगैरह जो भी है वो आपने मेंशन कर देना है, सबमिट कर देना है, तो ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आपने लिख देना है कि ना 12 लाख के ऊपर जो है वो आपका जितना भी टैक्स कटा है वो आपने यहाँ पर क्लेम कर लेना। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि 30,000 पे टैक्स कटा है मेरा, ठीक है, तो आपने अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक करना है। तो ये टैक्स अब मेरा एडजस्ट हो जाएगा 29,000 क्योंकि मेरा टैक्स बन रहा था, और 30,000 मेरा एड सोर्स डिडक्शन मेरे टीनेंट ने कर ली। आपने टीनेंट से फिर सर्टिफिकेट्स लेने हैं, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये मेरी डिडक्शंस हो गई। अब मेरा रिफ़ंड जो है वो 250 रुपये बन गया। लेकिन अगर आपकी डिडक्शन नहीं हुई, ठीक है, तो आपने जो आपका एडमिटेड इनकम टैक्स बन रहा था 29,750 वो आपने पे करना है, तब आपकी रिटर्न जो है वो सबमिट होगी, ठीक है, अगर आपका टैक्स नहीं कटा तो। अब इसके बाद जब ये आपका इनकम टैक्स का जो है वो पोर्शन कंप्लीट हो गया, अब आपने आना है वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ। वेल्थ स्टेटमेंट में आप अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है ये वाली इसको कॉपी करेंगे। यहीं से कंप्यूटेशन में जो आ रही है वही आप कॉपी कर सकते हैं, और इसको आप वेल्थ स्टेटमेंट में जाके रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में जाएंगे और यहाँ पर नॉर्मल इनकम टैक्स में आकर आप इसको पेस्ट कर देंगे। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपने इनकम अपनी इनफ्लोज में डाल ली, इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्टेड टू नॉर्मल टैक्स में आपने इंटर करनी है। अब आप आ जाएं पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपने एसेट्स को कवर करना है, ठीक है। लेट सपोज़ आपका घर है तो आपने वो घर आपका पहले से रिटर्न में आ रहा होगा, लेकिन मेरा नहीं आ रहा क्योंकि मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर जो है वो ऐड किया है। तो आपका घर ऑलरेडी आपका यहाँ पर शो हो रहा होगा जो भी होगा, और उसकी अमाउंट भी यहाँ पर शो हो रही होगी जितने का आपने वो परचेज़ किया होगा, ठीक है। इसके अलावा आपका अगर कोई बैंक अकाउंट है तो आपने इन्वेस्टमेंट के अंदर नॉन बिज़नेस अकाउंट, एनुइटी, बॉन्ड, इस तरह की कोई भी चीज़ है, इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह, वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है, ठीक है। जिस बैंक का भी ऊपर अकाउंट नंबर लिखना है और नीचे जिस बैंक का भी वो अकाउंट है वो आपने लिख देना है। और नॉर्मली जो है वो आपका पिछले साल से ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा होगा बैंक अकाउंट, तो आपने सिर्फ उसका बैलेंस चेंज कर देना है। अगर न्यू ड्यूरिंग द ईयर आपने ओपन करवाया है तो आपने उसको न्यू ऐड कर लेना है प्लस के निशान पे, जैसे अभी मैंने करके दिखाया आपको, ठीक है। तो आपने इसमें 30 जून 2022 का बैलेंस इंटर कर लेना। लेट सपोज़ मेरा जो है वो बैलेंस यहाँ पर ये है 3,23,000, ठीक हो गया। अब जब आप अपने सारे एसेट्स कवर कर लेंगे, मोटर व्हीकल आप ऐड कर सकते हैं, प्रीशियस पोजीशन में गोल्ड वगैरह ऐड कर सकते हैं, हाउस होल्ड इफेक्ट में फर्नीचर वगैरह और घर के एसी वगैरह, इस तरह की चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। पर्सनल आइटम में अपने आप पर्सनल गैजेट्स वगैरह, लैपटॉप, मोबाइल, एसेसरीज़, इस तरह की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। कैश इन हैंड जो है वो आपका नॉन बिज़नेस कैश होगा, जो आपके पास होगा कैश इन हैंड, वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे, ठीक है। इस तरह आप जब आप अपने सारे एसेट्स को कवर कर लेंगे तब आपने फिर क्या करना है, फिर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस की तरफ आना है। फिर आपने ये सारे आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, अगर आप रेंट दे रहे हैं तो टैक्सेस ड्यूरिंग द ईयर आपने जो दिए हैं, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैवलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, आपने सारे एक्सपेंसेस अपने कैलकुलेट करने हैं और अपने रेलिवेंट हेड में इंटर कर देने हैं। मैं टाइम की वजह से जो है वो एक लम सम फिगर जो है वो एक्सपेंसेस की यहाँ पर डाल देता हूँ अदर पर्सनल एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में, ठीक है। मैं कहता हूँ 4,20,000 ये जो है वो मेरे एक्सपेंसेस हैं, ये मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब जब आप अपने एसेट्स और एक्सपेंसेस को कवर कर लेंगे तब आपने रिकन्सिलिएशन पर आना है, और रिकन्सिलिएशन पर आकर आप देखें कि आपकी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है वो स्टिल जो है वो अनरिकनसाइल्ड नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ये है कि आपका इनफ्लो ज़्यादा है और आपके एक्सपेंडिचर कम हो रहे हैं,
ठीक है। तो अब आप यहाँ पे दो काम कर सकते हैं, या आप अपने एसेट्स को बढ़ा लें या आप अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा लें। तो यहाँ पे मैं तो हमेशा यही आपको मशवरा देता हूँ कि आप अपने एसेट्स को बढ़ा लें। एसेट्स में आप क्या करेंगे, आप अपना कैश जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। यहाँ से मैं ये 26 लाख जो है वो रिमूव कर देता हूँ। ये ऑटोमेटिकली जब मैं इसको रिमूव करूँगा तो ये उसमें अनरिकनसाइल्ड अमाउंट में जाके ऐड हो जाएगा। तो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट में आता हूँ और यहाँ पर आकर ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट में तो वो देखें 26 लाख और वो 2 लाख जो आ रहा था वो दोनों ऐड हो गए। तो ये मैं कॉपी करके सारा का सारा और जाकर वापस कैश में डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये सारा इधर आ जाएगा और अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम सारा का सारा अनरिकनसाइल्ड उठाकर कैश में ले आए। अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है वो ज़ीरो हो चुकी है। अगर ये अमाउंट पॉजिटिव में होती, 2 लाख समथिंग जो अमाउंट आ रही थी, ये अमाउंट पॉजिटिव में होती तो इसका मतलब ये था कि आपका इनफ्लो कम है जबकि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो उस सूरत में आप अपना कैश कम करते या एक्सपेंसेस कम करते। ठीक है, तो क्योंकि हमारी नेगेटिव थी तो इसलिए हमने कैश को बढ़ा दिया। दूसरा ऑप्शन था हमारा हमारा या हम एक्सपेंसेस को बढ़ा सकते थे या कैश को, तो हमने कैश को तरजीह दी कि कैश हमने बढ़ा दिया। तो इस तरह आपने अपनी रिटर्न जो है वो तैयार करनी है। जब आप रिटर्न तैयार कर लेंगे तो आप सेव कर लेंगे इस रिटर्न को। और ये नया पोर्टल है तो साथ साथ सेव करते जाइएगा, तब आपकी रिटर्न जो है वो सेव रहेगी। अदरवाइज़ अगर आपने सेव नहीं किया और लॉग आउट हो जाता है तो आपका सारा डाटा जब आप वापस ओपन करेंगे तो सारा उड़ गया होगा, आपको दोबारा से करना पड़ेगा। तो इसको साथ साथ आप सेव जो है वो करते रहें। जब आप एंड पे जब आपकी कंप्लीट हो जाए सेव करने के बाद आप क्या करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर 4 डिजिट का पिन जो है वो मांगा जाएगा। आपने क्या करना है, 4 डिजिट का पिन एंटर करके सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी और ये यहाँ से क्लोज़ हो के आप मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब आपको पता कैसे लगेगा कि आपकी रिटर्न सबमिट हो गई है, तो आपने कंप्लीटेड टास्क में जाना है और यहाँ पर ये डिक्लेरेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपकी जैसे ये 2022 की रिटर्न मेरी आ रही है तो आपकी यहाँ पर 2023 की रिटर्न आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को जो है वो सबमिट करना है और वेरीफाई करना है कि वो सबमिट हो गई है या नहीं। तो उम्मीद है कि ये डिटेल्ड वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।